नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपराजिता जीएस एकेडमी में। लास्ट टाइम जो मैंने संविधान को लेकर टॉपिक बनाया था, संविधान में मैंने आपको निधियां पढ़ा दी थी, भारत सरकार की कौन कौन सी निधियां होती हैं, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था कि जो है संचित निधि के बारे में पढ़ा था, आकस्मिक निधि के बारे में पढ़ा था और लोक लेखा निधि के बारे में पढ़ा था। संचित निधि जो है हमारी अनुच्छेद 266 में है, लोक लेखा निधि भी हमारी अनुच्छेद 266 में है और जो हमारी आकस्मिक निधि है वो अनुच्छेद 267 में है। लेकिन आज हम संविधान को ना पढ़ के आज हम किसको पढ़ेंगे? आज हम हिंदी को पढ़ेंगे। हिंदी में आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ण रचना। वर्ण रचना हमारा पहला टॉपिक है, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज जो वर्ण रचना में होता है, वर्ण रचना सबसे पहले किसे कहते हैं, पहले जान लेते हैं हम वर्ण किसे कहते हैं। मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को हम लोग, जो हमारे मुख से प्रत्येक सार्थक जो ध्वनि निकलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। ठीक है, हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। इसीलिए वर्ण को अभिव्यक्ति की सबसे न्यूनतम इकाई भी माना जाता है। पूछ लिया जाता है अभिव्यक्ति की सबसे न्यूनतम इकाई क्या है, तो अभिव्यक्ति की सबसे न्यूनतम इकाई भी क्या है? वर्ण ही है। ठीक है, पहले लिख लीजिए वर्ण की रचना मैं बता दे रहा हूं। मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। समझिएगा, वर्ण किसे कहते हैं? तो आप लोग सीधा एक भाषा में कहेंगे, जो मुख से हमारी सार्थक ध्वनि निकलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सार्थक ध्वनि मतलब जिस ध्वनि को हम लोग समझ सकें वही क्या होती है? सार्थक ध्वनि। जैसे हमने बोल दिया कमल, काल म ल, ये हम लोग बोल दिया कमल, तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। ठीक है, इसीलिए वर्ण को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई भी कहता है। इसीलिए वर्ण को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई भी कहा जाता है। समझिएगा, सबसे पहले क्या है, फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए अभिव्यक्ति की सबसे न्यूनतम इकाई क्या है, तो याद रखिएगा वो भी किसे कहते हैं? उसको भी हम लोग वर्ण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हिंदी में वर्णों का वर्गीकरण। हिंदी में वर्णों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो अब यहां पे आते हैं हिंदी में वर्णों का वर्गीकरण। अब याद रखिएगा, जो हिंदी है हमारी, हिंदी में वर्णों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला होता है उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा होता है वायु संवेग के आधार पर, तीसरा होता है तारतम्य के आधार पर। मतलब अगर पूछ लिया जाए कि वर्णों को हिंदी में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा हिंदी में वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा होता है वायु संवेग के आधार पर, तीसरा होता है तारतम्य के आधार पर। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पहला उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा वायु संवेग के आधार पर, तीसरा होता है तारतम्य के आधार पर। समझिएगा, अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें इन तीनों के बारे में एक एक करके बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, अगर पूछ लिया जाता है वर्णों को हिंदी में कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा वर्णों को हिंदी में 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला होता है उच्चारण स्थान। क्या मतलब उच्चारण स्थान? इसी से
क्लियर हो जाता है कि उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से है। ठीक है, वायु संवेग वायु के आधार पर, तारत्व के आधार पर, कंपन के आधार पर, तारत्व मतलब होता है कंपन, कंपन के आधार पर जो है बांट दिया गया है। सबसे पहले हमें यहाँ पे पढ़ना है उच्चारण स्थान के आधार पर जो है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, अब हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, संपूर्ण पूरे वर्णों को उच्चारण स्थान के आधार पर 2 रूपों में बांट दिया गया। जो संपूर्ण वर्ण है, पूरे वर्ण हैं, पूरे वर्णों को उच्चारण स्थान के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया है। यहाँ पे 2 भाग हम कर लेते हैं। ठीक है, 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला होता है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। 2 भागों में बांट दिया गया है। अब हमें सबसे पहले पढ़ना है उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हम पहले पढ़ेंगे स्वर वर्ण किसे कहते हैं और उसके बाद पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं पूरा। उच्चारण स्थान के आधार पर जहां पे हमको पढ़ना है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। अब सबसे पहले आपको परिभाषा देनी है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। याद रखिएगा, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, याद रखिएगा, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मात्रा कहते हैं। तथा इनको बोलने में अत्यंत कम समय लगता है। मतलब सीधी सीधी भाषा जो आपकी बुक में लिखी है वो यही लिखी है कि जिन वर्णों को बोलने में अत्यंत कम समय लगे या बहुत ही कम समय लगे उसे ही क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये परिभाषा ना बता के थोड़ी सी और जोड़ेंगे इसमें, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अपना खुद का अस्तित्व होता है और अपना खुद का अस्तित्व होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। लिख लीजिए, जिन वर्णों का अपना खुद का, या स्वतंत्र लिख सकते हैं, खुद का अपना या खुद का अस्तित्व होता है, अस्तित्व होता है, उसे हम मात्रा कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों को बोलने में अत्यंत कम समय लगे, जिन वर्णों को हम बोलने में बहुत ही कम समय लगे उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग स्वर वर्ण बोलते हैं। जिन वर्णों को बोलने में अत्यंत या बहुत कम समय लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। याद रखिएगा, जिन वर्णों के बोलने में बहुत ही कम समय लगता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण बोलते हैं। और जिन वर्णों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अपना खुद का अस्तित्व होता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे हम लोग मात्रा कहते हैं। ठीक है, अब इनकी कुल संख्या की बात कर ली जाए। जो स्वर वर्ण है इनकी कुल संख्या होती है 11। अब 11 में होता क्या क्या है, आ ई उ ऊ रि ए ओ औ, ये होते हैं। देखिए मैं लिख देता हूं यहां पे, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए आए ओ औ। ये क्या होता है, ये हमारे पूरे स्वर वर्ण होते हैं। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊ लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा। ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ होता है। यहाँ पे छोटा ऊ और ये हो गया बड़ा ऊ। ठीक है, ऊ। ये क्या हो गए, ये हमारे हो गए जो है 11 स्वर वर्ण हो गए। समझिएगा फिर से, जो है सबसे 11 वर्णों की संख्या कौन कौन सी होती है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए आए ओ और औ। ये 11 हमारे क्या हो गए, स्वर वर्ण हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं स्वर
स्वर वर्णों के भेद की बात करते हैं। स्वर वर्णों के कुल स्वर वर्णों के मुख्य 2 भेद होते हैं और कुल कितने होते हैं? कुल 4 भेद होते हैं। स्वर वर्णों के मुख्य रूप से अगर बात कर ली जाए तो 2 भेद होते हैं और कुल कितने होते हैं? कुल 4 भेद होते हैं। 2 भेद मुख्य रूप से कौन हो गया? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर हो गया। लेकिन अगर कुल भेद की बात कर ली जाए तो संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर भी इसमें क्या कर लिया जाता है? इसमें मिला दिया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्वर वर्णों के भेद की बात कर ली जाए, स्वर वर्ण के भेद अगर बात कर ली जाए स्वर वर्णों के भेद की, तो मुख्य रूप से या मुख्य 2 भेद होते हैं और कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। मुख्य 2 और कुल होते हैं 4। मुख्य दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व वर्ण या स्वर बोल सकते हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ वर्ण या दीर्घ स्वर। तीसरा होता है संयुक्त वर्ण और चौथा होता है प्लुत वर्ण। ये 4 भेद होते हैं। इन 2 को क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य कहते हैं, और इन चारों को हम लोग क्या कहते हैं? कुल भेद कहते हैं। समझिएगा, अब हमको इनके बारे में पढ़ना है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर। अब हमें इनके बारे में पढ़ना होगा। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए जो कुछ विद्वान है यहाँ पे, कुछ विद्वान क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। कुछ विद्वान जो हैं वो कहते हैं दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को मिलाकर एक बताते हैं। मतलब कहते हैं ये दोनों अलग अलग, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक हैं। इसलिए कुछ विद्वान इनके भेद कितने बताते हैं? 3 बताते हैं। लेकिन क्या, परंतु हमें कितने मानना है? इनके कुल भेद हमें कितने मानना है? कुल भेद हमें इनके 4 ही मानना है। समझिएगा। अब इसके बारे में आप ह्रस्व स्वर की बात कर लेते हैं। नोट डाल के आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए कि कुछ विद्वान संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को एक में मिलाकर पढ़ते हैं। इसीलिए जो है भेदों की संख्या 3 बताते हैं, परंतु हमें कितना पढ़ना है? हमें कुल भेद इसके 4 पढ़ने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो है ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर हम किसे कहते हैं? जान लीजिएगा। ठीक है, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। मतलब समझिएगा, जो ऐसे वर्ण जिनका हम उच्चारण अगर करेंगे तो बहुत ही अधिक कम समय लगेगा, जैसे अ ई उ ऊ। ठीक है, जैसे ये हो गया, जैसे अ ई उ री, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये क्या हो गए? ये हमारे ह्रस्व स्वर हो गए। जैसे हम लोग ने स्वर के बारे में पढ़ा था, स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के हमें 11 भेद बताए थे। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो इन सब में जितने भी हैं ये छोटे हम लोग उठा लेंगे। जैसे छोटा आ उठा लेंगे, छोटी ई उठा लेंगे, छोटा ऊ उठा लेंगे और री, ये 4 बता देंगे। लिख लीजिए यहाँ पे, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब इनके कितने, जैसे इनके बता लिया जाए कितने होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये क्या हो गए? इनके भेद हो गए। यानी अगर पूछ लिया जाए ह्रस्व स्वर कितने स्वर, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं दीर्घ स्वर की। हाँ, एक चीज और डाल लीजिए यहाँ पे, ह्रस्व स्वर वर्णों को मूल स्वर वर्ण भी कहते हैं। याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर वर्ण कह दिया जाए या मूल स्वर वर्ण कह दिया जाए, दोनों क्या है? दोनों एक ही। याद रखिएगा, यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिए, ह्रस्व स्वर वर्णों को मूल स्वर वर्ण भी कहते हैं।
मतलब समझिएगा, जो ह्रस्व स्वर वर्ण है इनको हम लोग मूल स्वर वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं दीर्घ स्वर की। अब दीर्घ स्वर में क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में, इसमें क्या है, जिन वर्णों के ह्रस्व स्वर में क्या बताया था, जिन वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर में क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे, ह्रस्व स्वर को बोलने में जितना समय लगता है उससे 2 गुना समय लगे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। अब जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया और बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, फिर से लिख लीजिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अब ये आप लोग अगर लिखना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, सीधे जिन वर्णों को मैं लिख ले रहा हूं, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या अगर बात कर ली जाए, इनकी संख्या की बात कर ली जाए, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 3 होती है। इनकी संख्या 3 होती है। कौन कौन सी होती है, मैं इधर ही लिख दे रहा हूं। इनकी संख्या 3 होती है। कौन कौन सी, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये इनकी संख्या क्या होती है, 3 होती है। पूछ लिया जाए दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या 3 होती है। ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या 4 होती है। अगर बात कर ली जाए स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। अब इसके बाद जो आता है संयुक्त स्वर आता है, इसके बाद जो आता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर वर्ण। अब संयुक्त स्वर वर्ण हम किसे कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जिन स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर, मतलब वे स्वर वर्ण जो 2 स्वर वर्णों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। मतलब समझिएगा, संयुक्त स्वर वही है, संयुक्त मतलब क्या होता है, जोड़ा हुआ। संयुक्त का मतलब क्या होता है, जोड़ा हुआ। वे वर्ण जो 2 स्वर वर्णों के जो 2 स्वर वर्णों के मिलने पर बने, लिखिएगा मैं बता देता हूं, वे वर्ण जो 2 स्वर वर्णों के मिलकर, स्वर वर्णों से मिलकर बने हों उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें संयुक्त स्वर कहेंगे, संयुक्त स्वर वर्ण कहेंगे। ठीक है, वे वर्ण जो 2 संयुक्त वर्ण से मिलकर बने हो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम जो है संयुक्त स्वर वर्ण कहेंगे। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन सी 4 होती है, ए होती है, ऐ होती है, ओ होता है और औ होते हैं। ये 4 वर्ण क्या हैं, ये 4 वर्ण स्वर वर्णों की सहायता से बने होते हैं। जैसे अगर हमें ए बनाना हो, ए अगर हमें लिखना हो, ए कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें क्या याद रखिएगा, छोटा आ या बड़ा आ के साथ में ई या छोटी ई या बड़ी ई जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। याद रखिएगा, छोटा आ या बड़ा आ में छोटी ई या बड़ी ई जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। उसी प्रकार हमें अगर ए लिखना हो तो छोटा आ या बड़ा आ में, याद रखिएगा, छोटा आ या बड़ा आ में अगर हम छोटा ए या ए मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछ लेता है। ठीक है, क्या कि संधि विच्छेद में आपका ये बहुत काम आएगा। ठीक है, लिखिए, देखिए, अगर हमें ए लिखना है, ए में अगर हम छोटा आ या बड़ा आ में छोटी ई या बड़ी ई मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा ए बन जाएगा। उसी प्रकार अगर हम ए में छोटा आ या बड़ा आ में ए या ए मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा ए बन जाएगा। ठीक है, अगर ओ में है, ओ में जो है क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओ अगर हमें लिखना है तो हमें छोटा आ या बड़ा में कोई भी ले सकते हैं। छोटा या बड़ा आ में छोटा ऊ
या बड़ा ऊ अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। उसी प्रकार औ में अगर हमें लिखना है, औ अगर लिखना है तो छोटा आ या बड़ा आ में, छोटा आ या बड़ा आ में हम क्या मिला देंगे, ओ मिला देंगे या औ मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, औ बन जाएगा। ठीक है, फिर आप लिख लीजिए इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से आपको बहुत ही आगे काम देगा। ठीक है, हाँ ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब हमें यहाँ पे संयुक्त स्वर में कुछ हमें नोट लिखना है। यहाँ पे नोट क्या होती है जान लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। कुछ विद्वान, जिससे पहले मैंने पहले भी बता चुका हूँ, कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि संयुक्त स्वर और जो हमारा संयुक्त स्वर है और जो हमारा दीर्घ स्वर है, ये दोनों क्या है, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, ये एक है। इसीलिए कुछ विद्वान क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को आपस में जोड़कर दीर्घ स्वर की संख्या कितनी बताते हैं, 7 बताते हैं। नोट लिख लीजिए यहाँ पे आप लोग, नोट लिख लीजिए। कुछ विद्वान संयुक्त और दीर्घ को जोड़कर दीर्घ स्वर की संख्या 7 बताते हैं, 7 बताते हैं। देखिए जिसमें जैसे संयुक्त स्वर में कौन कौन से आ गए, संयुक्त स्वर में आ गया संयुक्त स्वर में कौन कौन से आ गया बताइए, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया और अ हो गया, ये संयुक्त स्वर है। ठीक है, और प्लुत स्वर में कौन, सॉरी संयुक्त स्वर हो गया, और दीर्घ स्वर में क्या आ गया, आ गया, बड़ी आ हो गया, बड़ी ई हो गया और ऊ हो गया। ये कौन है, जो ये संयुक्त दीर्घ स्वर है। मतलब कुछ विद्वान क्या कहते हैं, इनको जोड़कर दीर्घ स्वर बताते हैं, तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। ऑप्शन में आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है हमारा प्लुत स्वर आता है। अब प्लुत स्वर किसे कहते हैं, याद रखिएगा, प्लुत स्वर प्लुत स्वर प्लुत स्वर। अब देखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में हरस्व से 3 गुना समय अधिक लगे, मतलब हरस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उच्चारण में, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, ऐसे वर्णों को हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। याद रखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में हरस्व से 3 गुना अधिक समय लगे, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग प्लुत स्वर कहेंगे। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में हरस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग जो है हम लोग कहेंगे प्लुत स्वर कहेंगे। इनकी जो संख्या होती है, प्लुत स्वर की जो संख्या होती है, प्लुत स्वर की जो संख्या होती है, ये क्या होती है, संख्या केवल 1 होती है। वो उसका संख्या वर्ण कौन सा होता है, ओम। ओम ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, बोलते हैं ओम। तो जैसे तो हम लोग हरस्व बोले अ, दीर्घ बोले आ, और अगर हम प्लुत बोले तो क्या होगा, ओम। हरस्व से 3 गुना समय लग रहा है, इसलिए क्या होते हैं, इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, कुछ विद्वान प्लुत स्वर को ही क्या जोड़कर हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी बताते हैं, 12 बताते हैं। मतलब कुछ विद्वान जो है क्या कहते हैं, जो प्लुत स्वर है, इस प्लुत स्वर को वर्णों में जोड़ लेते हैं। ठीक है, प्लुत स्वर को स्वर वर्णों में जोड़कर क्या कहते हैं, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 12 है। नोट डाल के आप लोग लिख लेंगे, नोट लिख लीजिए यहाँ पे, और नोट डालते हुए में आप लोग लिखते हुए चलिए। ठीक है, लिखिए, कुछ विद्वान प्लुत स्वर को स्वर वर्णों में जोड़कर, कुछ विद्वान प्लुत स्वर को स्वर वर्णों में जोड़कर स्वर वर्णों की संख्या 12 बताते हैं।
और कुछ विद्वान क्या करते हैं, कुछ विद्वान जो है दीर्घ री और दीर्घ ली, दीर्घ री और दीर्घ ली, इन दोनों को जोड़कर जो वर्णों की, स्वर वर्णों की कुल संख्या है वो कितनी बताते हैं, वो बताते हैं 14 बताते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। मतलब कुछ विद्वान क्या है, कुछ विद्वान कहते हैं कि जो प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर को स्वर वर्णों के साथ जोड़कर जो स्वर वर्णों की संख्या है वो कितनी बताते हैं, वो बताते हैं 12 बताते हैं। लेकिन कुछ विद्वान और आ जाते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो है दीर्घ री और दीर्घ री को आपस में स्वर वर्णों के साथ जोड़कर जो संख्या स्वर वर्णों की बताते हैं 14 बताते हैं। लेकिन हमें कितनी माननी है, हमें स्वर वर्णों की संख्या केवल और केवल कितनी माननी है, हमें स्वर वर्णों की संख्या केवल और केवल 11 माननी है। ठीक है, अब अगला पॉइंट डाल दीजिए, सेकेंड पॉइंट हो गया, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, अंग और आह, जो अंग हो गया, अंग और आह, जो अंग और आह है, ना ही ये स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन है। अंग और आह जो हो गया ये ना ही ये स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें अयोगवाह या नपुंसक वर्ण कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जो अंग और आह हैं इनको जो है अयोगवाह, अयोग्यवाह या नपुंसक वर्ण, नपुंसक वर्ण क्या कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में मूल स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। याद रखिएगा, हिंदी में जो मूल स्वर वर्ण हैं इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या क्या होती है, 4 होती है। आ, ई, उ और री, आ, ई, उ, री, ये होती है 4 संख्या। चौथा पॉइंट लिख लीजिए, हिंदी में मूल स्वर वर्ण ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ, री, ये क्या होते हैं, ये मूल स्वर वर्ण होते हैं। याद रखिएगा, जो हमारा आ है, आ को हम लोग क्या कहते हैं, शहीद वर्ण भी कहते हैं। पूछ लेता है कभी कभी, निम्नलिखित में से शहीद वर्ण किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा जो आ है हमारा, आ है, आ को हम लोग शहीद वर्ण भी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, आ को हम लोग बहुत ही जो है हम लोग शहीद वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद जो बात होगी अक्षर की होगी। ठीक है, उसके बाद जो है वर्णमाला को हम लोग देखेंगे, पूरी तरह से वर्णमाला देखेंगे। वर्णमाला देखने के बाद जो है एक एक व्यंजन की, सब व्यंजन को देखेंगे, व्यंजन में जो भेद होते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है स्वर के बारे में मैंने आज यहाँ पे पूरा पढ़ा दिया। स्वर के बाद अगला जो टॉपिक व्यंजन का रहेगा उसको हम लोग अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।